रिडक्शन सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन है। और हाईली रिएक्टिव मेटल में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, और भी है, 3 नाम दिए हैं यहाँ पे। रिडक्शन यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट, तो अगर जिंक ऑक्साइड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिंक ऑक्साइड, आपने सल्फाइड को या तो कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिए, जैसे जिंक है तो जिंक सल्फाइड है तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, या जिंक कार्बोनेट है तो जिंक ऑक्साइड में आपने कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। जिंक ऑक्साइड को उसके बाद आपको किस तरह से आप उसको अलग करेंगे? जिंक अलग करेंगे और ऑक्सीजन को अलग करेंगे। तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये जिंक और ऑक्सीजन को मुझे अलग करना है, तो इसमें मैं कार्बन ऐड कर दूंगा। सो व्हेन आई ऐड द कार्बन, सो आई गेट जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हो गया जिंक और ऑक्सीजन अलग। तो जिंक और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए मुझे कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की मदद लेनी पड़ेगी। बैलेंस चेक कर लीजिए, इज इट बैलेंस? यस, इट इज़ सेल्फ बैलेंस्ड, ठीक है। ये एक तरीका है, आप इसको ऑक्साइड को इस तरह से मेटल के साथ अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन को मेटल के साथ अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। अगर आपने देखा होगा ये लिस्ट में सबसे पहले आते हैं, ठीक है। तो ये सब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, सोडियम तो पोटेशियम के बाद सोडियम ही है लिस्ट में, ठीक है। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, तो उसको किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है? जैसे यहाँ पे आयरन सल्फेट है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, सॉरी, व्हेन आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आयरन ऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर टू फॉर्म आयरन। आयरन ऑक्साइड क्या हो रहा है? उसको हीट किया जा रहा है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अब बैलेंसिंग चेक कर लीजिए, तो आप देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है प्लस हीट इज रिलीज, तो मुझे आयरन मिल गया कि नहीं? यस, क्योंकि अगर मेरे पास आयरन ऑक्साइड है, या तो रोस्टिंग मेथड से या तो कैल्सिनेशन के प्रोसेस के मेथड से मैंने आयरन को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आयरन ऑक्साइड में से अब मुझे आयरन अलग करना है और ऑक्सीजन अलग करना है, तो क्या मैं कार्बन की मदद लूँगा? यहाँ पे कार्बन काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे एक एल्यूमिनियम ले लो, तो जब मैं एल्यूमिनियम के पाउडर के साथ आयरन ऑक्साइड को रिएक्ट करता हूँ, तो आयरन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, तो आयरन मुझे अलग से मिल जाएगा, ये देखिए आयरन, और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो मुझे तो आयरन चाहिए था, मिल गया आयरन मेटल। और बहुत ज़्यादा ये हीट रिलीज़ करेगा, ठीक है, आयरन, एंड इट इज़ वेरी, इसका एक यूज़फुल एक यूज़ भी है। ये प्रोसेस को जो होता है इन दिस रिएक्शन, द बेस्ट इवॉल्व द हीट इज विच इज़ इवॉल्व सो दैट द मेटल इज़ प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। एक मोल्टन स्टेट के फॉर्म में मेटल, जैसे लावा कैसे होता है आपने देखा होगा वॉल्केनिक इरप्शन, वैसे हीट इतना प्रोड्यूस होता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ इवॉल्व, ये हीट का इस्तेमाल किया जा सकता है कहाँ पे? इन सच अ रिएक्शन सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में एक लावा के फॉर्म में हीट को मतलब पाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए भी थर्मिट रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थर्मिट रिएक्शन पूछा, व्हाट इज़ थर्मिट रिएक्शन? तो आपको लिखना है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इन सम reactions is so large that the metals are produced in the molten state, and this reaction are known as the thermit reaction। और एक रिएक्शन आपको, ये वाला रिएक्शन आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, ठीक है, बैलेंसिंग के साथ। वन मोर रिएक्शन इज है एल्यूमिनियम जब MnO2 के साथ रिएक्ट करता है तो मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो बनता है मैंगनीज प्लस Al2O3 प्लस हीट इज़ रिलीज्ड, ठीक है। यही फिलहाल चलेगा, आप कोई भी एक रिएक्शन याद रखें, रिमेंबर दिस रिएक्शन ओनली, एल्यूमिनियम, ओके। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी।
तो मीडियम और हाई हो चुका है। अब फाइनली लो रिएक्टिव, मतलब ऐसे मेटल्स जिसकी जो पावर होता है बहुत ही कम होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखिए लो रिएक्टिविटी में जो मेटल होते हैं, ठीक है, उसका वो मेटल कैसे हम लोग मिल सकते हैं। सो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी इज ऑब्टेन बाय 2 वेज। या तो देखिए, या तो वो जनरली एग्जिस्ट होते हैं फ्री स्टेट में, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनियम है, उसमें भी कचरा होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो नोबल गैस होते हैं, प्रेशियस मेटल होते हैं, हर जगह तो मिलते नहीं है वो, लेकिन जहाँ मिलते हैं तो उसमें कचरा होता है, लेकिन इतना नहीं होता है, कम होता है। तो गोल्ड है, प्लेटिनियम है, और वो जल्दी रिएक्ट तो करते नहीं है, ना तो एसिड के साथ, ना तो वाटर के साथ, ना तो मॉइस्चर के साथ। तो या तो वो फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है, इस तरह से, या तो सम एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड स्टेट सल्फाइड और ऑक्साइड, या तो उसमें कुछ कचरा लगा रहता है, तो जैसे मरकुरी है, कॉपर है, ये सब रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं AU मतलब गोल्ड, ये देखिए यहाँ से गोल्ड ऑब्टेन होता है इस तरह से। प्लेटिनियम आप देख सकते हैं, जैसे पत्थर जैसा, काला पत्थर जैसे, उसमें से प्लेटिनियम मिलता है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर, ये देखिए कॉपर है, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा कचरा अटैच्ड है, ओके, मतलब सल्फाइड और ऑक्साइड से के फॉर्म में है वो, तो उसको अलग करना है। वैसे ही मरकुरी है, तो मरकुरी ये फॉर्म में नहीं होता है, उसमें से मरकुरी निकाला जाता है, तो उसके साथ बहुत सारे गॉन्ज पार्टिकल्स है, ओके। सो यू हैव टू रिमूव ऑल दिस गॉन्ज पार्टिकल्स ऑल्सो। सो मेटल जो लो रिएक्टिविटी, जिसका पावर कम होता है, जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है, जो दूसरों के साथ कम रिएक्ट करते हैं, बहुत ही कम या ना के बराबर, तो उसको ऑब्टेन करने के 2 तरीके हैं। अगर आपको ऐसे मेटल्स मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, या तो वो जनरली फ्री स्टेट में होते हैं, या तो फिर सल्फाइड और ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं, उनके कोई ज़्यादा रिएक्शंस है नहीं सिलेबस में आपके, बट यू शुड नो अबाउट दैट। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर अबाउट इज कोरोजन ऑफ मेटल्स। नाउ व्हाट इज कोरोजन ऑफ द मेटल? Corrosion is a degradation of material due to the reaction with its environment. Now you know the corrosion take place either by the atmosphere, either by moisture, water, acid. जंग लगना या रस्ट होना, इसे corrosion बोलते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक एंड आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज टू द एयर। सिल्वर आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, ऑर्नामेंट्स होंगे या स्टैचूज होते हैं, वो ब्लैक्स हो जाते हैं जनरली आफ्टर सम टाइम व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर। देखिए इस तरह से। Copper reacts with the moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. This green substance is a copper carbonate. तो ये देख सकते हैं कि अगर मेटल्स होते हैं जनरली, ठीक है, तो वो भी उसके कलर उतर जाते हैं, उसके कलर फेंट हो जाते हैं, तो उसे रस्टिंग बोलते हैं, कोरोड होना। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्योर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आयरन मशीन से या ब्रिजेस से या रेलवे के आपने डब्बे देखे होंगे, या बाईसाइकिल या बाइक्स या कार, ठीक है, जो जनरली आयरन से बनी रहती है, कुछ टाइम के बाद कोरोड होना चालू कर जाते हैं, ठीक है। जो ग्रिल्स होते हैं विंडोज़ के, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो किस तरह से कोरोजन से बचा जा सके। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, फर्स्ट इज अ गैल्वेनाइजेशन। आई होप यू हैव हर्ड दिस वर्ड मेनी टाइम, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील। जो आयरन और स्टील के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आयरन और स्टील से बने होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोटिंग दिया जाता है, थिन कोटिंग जिंक का, ठीक है। ये प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, इस तरह से। सेकेंड है टिनिंग, ओके। मोर डिटेल में आपके टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं बाद में। टिनिंग, सेकेंड मेथड इज टिनिंग। व्हाट इज टिनिंग? द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ कोटिंग ऑफ थिन दैट इज मोल्ट थिन ओवर द अदर मेटल, ओके। एक मेटल पे दूसरा कवरिंग कोट करना, ठीक है। कौन से एलिमेंट का कोटिंग करना है? 3 एलिमेंट का, तो उसे प्रोसेस, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिनिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से टिनिंग प्रोसेस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ मेथड इन विच द मेटल इज कवर्ड विद अनदर मेटल यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक। मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के कोटिंग करना,
इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक। ठीक है, इस तरह से। देख सकते हैं आप यहाँ पे सिल्वर स्पून है। ठीक है, अगर सिल्वर स्पून है तो उसका कलर फेंट हो गया, तो एक यहाँ से एक मेटल ले लिया सिल्वरी और उसका कोटिंग ये चम्मच के ऊपर चढ़ा देते हैं इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो ये जो सिल्वर का जो कोटिंग है, ये जो सिल्वर है जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, तो इसका जो कोटिंग है, इसका ये कोटिंग इसके चम्मच के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे वो चम्मच का जो कलर है फिर से वो ब्राइट हो जाएगा, फिर से वो सिल्वरी दिखने लगेगा, बिकॉज सिल्वर का कोटिंग आपने उसके ऊपर चढ़ा दी है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। नेक्स्ट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग मीन्स व्हाट? इन दिस मेथड मेटल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम आर इलेक्ट्रिकली कोटेड विथ थिन फिल्म ऑफ देयर ऑक्साइड। यहाँ पे क्या होते हैं कि जो मेटल्स होते हैं जनरली लाइक कॉपर होते हैं या एल्यूमिनियम को होते हैं, ठीक है, जो उसको इलेक्ट्रिकली कोटेड किया जाता है, उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ाया जाता है, पेंट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, थिन फिल्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। जैसे ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको कोटिंग किया जाता है। यू हैव हर्ड अबाउट एनोडाइजिंग। किचन आर्टिकल जनरली एनोडाइजिंग होते हैं, जैसे एनोडाइज प्रेशर कुकर। ऐसे प्रेशर कुकर मार्केट में आप देखेंगे, इट इज़ लिटिल बिट कॉस्टली बिकॉज ये जल्दी ख़राब नहीं होता, ये कोरोड नहीं होता। जनरली आपके घर पे जो प्रेशर कुकर होगा वो ऐसा नहीं होगा। ओके, इट इज़ मेड ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम, वो कोरोड होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ऐसे एनोडाइज प्रेशर कुकर आप खरीदते हैं, ओके, ठीक है, वो मार्केट में कॉस्टली होता है, बट ये लंबे समय तक चलता है। ओके, एंड इट डज नॉट गेट कोरोड बिकॉज इट इज़ एनोडाइज्ड ऑलरेडी। जैसे ये एनोडाइज विंडोज़ होते हैं, ठीक है, ये विंडोज़ भी कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ऐसे बनाने के लिए विंडोज़ एनोडाइज्ड होते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होते, जंक नहीं लगते, रस्ट नहीं होता। इज इट क्लियर? ओके, एंड लास्ट is an alloy. Just a small definition of alloy that I want to tell you. What is an alloy? It is an homogeneous mixture of two or more metals, or a metal and a non-metal is called an alloy. We have studied in the lower classes also. या तो metal और non-metal का mixture, या तो दो metal का mixture, उसे क्या बोलते हैं? alloy. ठीक है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, जैसे स्टील है, ब्रॉन्ज है, तो ये एक पर्टिकुलरली एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो दो या तीन मेटल को मिला के या मेटल और नॉन मेटल को मिला के एक जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं एलॉय। एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर? एन एलॉय इज प्रिपेयर बाय मेल्टिंग द मेन मेटल्स एंड देन डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। एक कुछ प्रोपोर्शंस होते हैं, उनको पता होता है जो बनाते हैं ये प्रोसेस, ठीक है, और एक नया एलिमेंट उसमें से, नया कंपाउंड उसमें से बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एन एलॉय, जैसे आप देख सकते हैं ब्रास स्टैच्यूज होते हैं या बर्तन होते हैं जनरली, ठीक है, जो कॉपर और जिंक के मिल के बनते हैं। प्योर कॉपर या प्योर जिंक नहीं होते, दोनों मिल के फिर वो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे अलॉय बोलते हैं। जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज होते हैं, आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज के मटेरियल से, आर्टिकल से, तो ये कॉपर और टिन से बने हुए हैं, कॉपर और टिन मिक्सचर है उसमें। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, जो घर में जनरली सामान होता है हमारे किचन का, तो वो स्टेनलेस स्टील का ही होता है, जिसमें आयरन, निकल एंड क्रोमियम ये सब एलिमेंट्स मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनाए जाते हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट इन दिस लेक्चर. सो वी हैव डन विद दिस चैप्टर and go through this chapter once again, okay, and study thoroughly this chapter. This chapter is very important, okay. Thank you so much, students.